अक्सी यार, फादर फ्रेंड। एक दिन की बात, मुमताज मुफ्ती वालिद कम और दोस्त ज्यादा थे। वो बचपन से ही मुझे अपना दोस्त कहते। अक्सी तुम मेरे दोस्त हो, और मैंने अपनी मासूमियत में इनकी ये बात पल्ले से बांध ली। अपने तमाम दोस्तों से भी वो यही कहते, ओ यार मसूद, अक्सी मेरा दोस्त है, तुसे इनू इज्जत नाल बुलाया करो। मुमताज मुफ्ती के दोस्त बचपन से ही मेरे भी दोस्त हो गए। मसूद कुरैशी, अमादुद्दीन, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, इब्न इंशा, हमीद अजमी, मोहम्मद उमर, आसी और अहमद बशीर। इन सब ने इब्तदा में मजबूरन मुझे अपना दोस्त ही समझा, लेकिन उम्र के साथ साथ ये दोस्ती गहरी होती गई और हकीकी दोस्ती में तब्दील हो गई। मेरा ना कोई चाचा था, ना ताया, ना मामा, ना फूफी, ना खाला, ना ही दादा नाना, बस मुमताज मुफ्ती के दोस्त ही मेरा खानदान थे। इन सबको मैं बराह रास्त उनके नामों से पुकारता। अशफाक, बानो, मसूद। सुनने वाले बुरा महसूस करते, मुआशरती और इखलाकी लिहाज से बदतमीजी तस्वुर की जाती, मगर मैं जानता था इस बेतकल्लुफी के पीछे किस कदर खुलूस, मोहब्बत, इज्जत और उनके लिए मेरे दिल में कितना प्यार था। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे उन सब की रफाकत मिली और बचपन से ही उनसे सीखने को मिला। मैं मुमताज मुफ्ती से बात बात पर बहस करता, भरी महफिल में इनकी बात को रद्द कर देता। अक्सर बातों पर शदीद इख्तलाफ राय रखता, लेकिन आफरीन मुमताज मुफ्ती के सब्र पर। उनके चेहरे पर कभी त्योरी ना होती, बल्कि वो मेरी बात गौर से सुनते और बसा औकात मुझ पर फख्र करते। अक्सर मैं अपनी गर्म जोशी में ज्यादती भी कर जाता तो वो ज़ेरी लब मुस्कुरा देते। हम बाप बेटा हर काम इकट्ठे करते, ताश खेलते, टीवी देखते, साथ फिल्म देखने सिनेमा जाते, हत्ता के कम उम्र लड़कियों की तरह सूट भी एक जैसे सिलवाते। उनके साथ सड़क पर चलते हुए अगर दूसरी जानिब से कोई शायर, अदीब या कोई और मानूस चेहरा नजर आता तो मुमताज मुफ्ती रुक जाते और नहायत तपाक और गर्म जोशी से बाआवाज़ बुलंद सदा लगाते, ओ यार तुम कहाँ, मिलते ही नहीं हो, कहाँ गायब रहते हो, कमाल आदमी हो यार, मिला तो करो। यूं ही वो शख्स रुखसत होता तो मुमताज मुफ्ती नहायत संजीदगी से मुझसे मुखातिब होकर पूछते, यार अक्सी ये कौन था? इस पर हम सब घर वाले उनका बड़ा मजाक उड़ाते, लेकिन सारी जिंदगी वो यही पूछते रहे, यार अक्सी ये कौन था? कहते हैं कि अंग्रेजी मुसन्निफ जी.के. चेस्टरटन अक्सर घर का रास्ता भूल जाते और सड़कों पर अजनबी लोगों से पूछते कि आपको जी.के. चेस्टरटन का घर मालूम है? हैरत यह है कि बसा औकात सड़क पर चलता हुआ अजनबी इन्हें इनके घर तक पहुंचा देता। किसी ने एक दिन चेस्टरटन से पूछा, जनाब आपका दिमाग कहाँ होता है? आप दिमागी तौर पर इस कदर गैर हाजिर हैं, क्यों? तो जी.के. चेस्टरटन ने इंतहाई खुलूस से जवाब दिया, हुजूरे वाला, मेरा दिमाग हरगिज गैर हाजिर नहीं, बल्कि दिमाग तो इस कदर हाजिर है कि मुझे दीगर चीजें भूल जाती। ये तो हाजिर दिमागी है कि मैं अपना नाम और घर का पता भूल जाता हूँ। मुमताज मुफ्ती भी दिमागी तौर पर हाजिर और दुनियावी तौर पर गैर हाजिर मुसन्निफ थे। किसी मानूस चेहरे से पुरतपाक मिलने में कोई खोट ना था, कोई झूठ ना था। वो उसकी शक्ल पहचान लेते मगर नाम याद ना रख सकते। अक्सर दोस्त उन्हें मुफ्ती जी कहकर पुकारते। वो दाने कान पर कच्ची पेंसिल लगाए, एक मैले शलवार कुर्ते में जिसका आजार बन घुटने तक लटक रहा होता, नंगे पैर घर आए मेहमान को मिलने चले आते और उनके जाते ही धूप में बैठकर सफेद कागज को बोसीदा से गत्ते पर रखकर फिर से लिखने में मसरूफ हो जाते। उनके दाहिनी पांव का अंगूठा गोल गोल हरकत करता रहता। मैं अंगूठे को देखकर समझ आता कि यह अंगूठा उसी कदर चल रहा है जिस कदर उनका दिमाग। आंखें चुंधिया लेते जैसे किसी दूर की सोच में गुम खला में घूरते हुए नजर आते। अंगूठा और भी तेजी से हरकत करने लगता। मुमताज मुफ्ती अक्सर यूं ही सोच में रहते, घर बैठे बैठे ज्ञान ध्यान में लगे रहते। इंसान पर उनका मुतालिया इतना गहरा और मुफस्सल था कि किसी की छोटी सी आदत या किसी के अंदाज से भी वो अमीक गहरी सोच में डूबा हुआ अफसाना तख्लीक कर लेते। मेरे वालिद के अलावा मेरी जिंदगी में एक और शख्स ऐसा है जो हर वक्त उठते बैठते गाड़ी में सफर करते हुए महफिल में मौसीकी सोचता रहता था। लाहौर से फैसलाबाद जाना हो या फैसलाबाद से लाहौर, वो अपने 20 हम नवाओं की टोली के हमरा अगली सीट पर बैठकर दूर उफक पर नजरें जमाए गुनगुनाते रहते। हर वक्त धुने और मौसीकी सोचते रहे।
یہی وجہ ہے کہ اتنی کم عمری میں قوالی سے غزل، پنجابی ٹپے، لوک گیت اور پھر بالی ووڈ کی انتہائی ہٹ گانے ان کی تخلیق کا کمال۔ روزانہ نئی سے نئی دھنیں بناتے، غالباً اب بھی ان کے کئی ریکارڈنگز ایسی ہیں جو منظر عام پر نہیں آئیں اور ڈبوں میں بند پڑی۔ اس شخصیت کا نام نصرت فتح علی خان ہے۔ ممتاز مفتی بھی اسی طرح 60 برس میں جب نوکری سے ریٹائر ہوئے تو اردو ادب کے ضخیم گرو گرنتھ صاحب لکھ ڈالے۔ علی پور کا ایلی، الکھ نگری، لبیک، ہند یاترا، رام دین اسی دور میں لکھی گئیں۔ آخری کتاب تلاش مکمل ہوئی تو ان کی عمر 92 سال تھی۔ ان کا جسم لاغر ہو چکا تھا، چارپائی پر لیٹے رہتے، لیکن ان کے قلم میں وہی چمک تھی اور ان کا دماغ نوکیلی پینسل کی طرح چاقو چوبند تھا۔ 92 سال کی ادھیڑ عمر میں ان کی دوستی 18 سال سے 25 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے تھی۔